रिसेंटली क्या हुआ था, एक यूट्यूब चैनल था प्रोजेक्ट फियर। वो चुपके से अमेरिका के एरिया 51 के पास जाते हैं एंड वहाँ पे एक कैमरा को सेट कर देते हैं। ये वही जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं कि अमेरिका एलियन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, और इसी होप में जो चैनल के लोग थे वो उस कैमरे को लगा देते हैं। बट वो कैमरा कुछ ऐसा रिकॉर्ड कर लेता है जो पूरे डिफेंस वर्ल्ड के होश उड़ा देता है। एक ऐसा एयरक्राफ्ट जिसका डिजाइन सचमुच में बिल्कुल एलियन था, इतना ज्यादा एलियन कि किसी ने इमेजिन तक भी नहीं किया था कि अमेरिका इसको बना भी लेगा। और जब ये न्यूज और वीडियो बाहर आती है तो दुनिया भर के जितने भी ग्लोबल मिलिट्री एक्सपर्ट्स थे उनको एक बात समझ आ जाती है कि ये कोई एक आम जेट फाइटर नहीं है और अमेरिका ऑलरेडी इस रेस में बहुत ज्यादा आगे है। हेलो गाइस, आई एम प्रिंस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका के उस टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसके ऊपर वो पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं, उनका 6th जनरेशन जेट फाइटर प्रोग्राम। और इस जेट से आने वाली लड़ाइयाँ कैसे चेंज होगी और किस स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करा जाएगा हम उसके बारे में भी जानेंगे। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत इस रेस में कहाँ खड़ा है हम वो भी देखेंगे। सो बिना वक्त को जाया करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। आखिर ये पूरा प्रोग्राम है क्या? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कई वीडियोस में कि अमेरिका हमेशा 10 या 20 साल आगे की सोचता है। वो प्लान करता है कि आने वाले सालों में हमारे दुश्मनों के पास ऐसे क्या क्या टेक्नोलॉजीज है वो आ जाएंगी, एंड देन वो फ्यूचर की प्रॉब्लम उठाते हैं और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट में। एंड इसी में से एक प्रोग्राम का नाम था NGAD, नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस। ये एक बहुत ही डिसेप्टिव और बहुत ही बोरिंग टर्म थी जिसको अमेरिका ने जानबूझ के इस्तेमाल किया था। अगर मैं इसका असली नाम बताऊं तो ये एक 6th जनरेशन जेट फाइटर प्रोग्राम है और इसके पीछे वो वाली कंपनी है जिसके प्लेन्स में बैठकर आधा भारत अपनी जर्नी को कवर करता है, बोइंग। बट एक सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि अमेरिका के पास ऑलरेडी उनका लेजेंडरी F-35 और F-22 रैप्टर है, तो फिर सडनली उनको इस नए F-47 की क्या जरूरत पड़ गई है? तो इसका जवाब छुपा है इन्हीं प्लेन्स की कमियों में जो अमेरिका एक्चुअली बताता नहीं है, और ये काफी ज्यादा मेजर लिमिटेशन है। जो सबसे पहले लिमिटेशन है इनकी कि इनका जो कॉम्बैट रेंज होता है, कॉम्बैट रेडियस, कि ये किस गोले तक प्लेन को ऑपरेट कर सकता है, तो वो काफी ज्यादा कम है, लगभग 600 से लेके 700 नॉटिकल माइल्स तक। एक छोटी जगह के लिए तो ये काफी ज्यादा है, बट जब बात होती है पैसिफिक ओशन या फिर इवन साउथ चाइना सी की, तो ये इतने विशाल समुद्र है कि इनको बार बार रिफ्यूल करना पड़ता है, और वो भी एयर में। सो जो एयर टैंकर्स होते हैं इन फ्यूल्स को ऊपर आसमान में उड़ा रहे होते हैं, वो इतने ज्यादा मैसिव और इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि उनको टारगेट करके मार गिराना मिसाइलों से बहुत ज्यादा ईजी होता है। उनके अंदर स्टेल्थ बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम जो आजकल के 5th जन जेट्स के अंदर है, तो वो है उनका एंटी स्टेल्थ रेडार नेटवर्क। जब अमेरिका ने 90 और 2000 के दशक में अपना F-22 रैप्टर बना के डिप्लॉय किया था, तो उस टाइम पे वो ट्रूली अनटचेबल था, और उसको बनाने की फिलॉसफी ये थी कि जितने भी हाई फ्रिक्वेंसी अर्ली वार्निंग रेडार्स है उसको उसे डिफीट करना था, ज्योमेट्री के साथ, रेडार ऑब्जर्विंग मटेरियल्स के साथ। बट ठीक टाइम के साथ साथ जो बाकी की सुपर पावर्स थी, चाइना और रशिया, वो उनको पकड़ना सीख गई विद द हेल्प ऑफ लो फ्रिक्वेंसी अर्ली वार्निंग रेडार्स के साथ। और जो ये कमी थी F-22 रैप्टर की, ये कैरी भी हुई है F-35 के साथ भी। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं, चाइना और रशिया के पास ऐसे रेडार्स है इस टाइम पे जो कि इन जेट्स को पकड़ सकते हैं आराम से, और यहीं पे काम आता है ये F-47। जो ये 6th जन जेट है, ये इन दोनों ड्रॉबैक्स को खत्म कर देता है। इसको ऐसी शेप में बनाया गया है कि इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो ऑलमोस्ट दुगना है अपने कजन F-35 या 22 रैप्टर के साथ, ऑलमोस्ट 1000 से लेके 1200 नॉटिकल माइल्स तक। और इसको स्क्रैच से बनाया गया है, तो इस बात का भी ध्यान रखा गया है कि जितने भी लो फ्रीक्वेंसी और जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडार स्पेक्ट्रम्स है वो उसको एक साथ डिफीट कर सके, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। और एट द सेम टाइम ये ऑफर करता है कि जो एक सुपरसोनिक एफिशिएंसी होती है, बिना अपना ज्यादा तेल खर्च करे जल्दी एंड काफी दूर तक रेंज को कवर करना, वो इसके साथ पॉसिबल हो सकता है। सो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे एक्साइटिंग पार्ट के ऊपर कि ये F-47 ये इतना देखने में एलियन लगता क्यों है वैसे। तो इस डिजाइन के पीछे बहुत ही कमाल की एरोस्पेसिंग इंजीनियरिंग लगी हुई है, एंड इससे अच्छा कि मैं इस पूरे प्लेन की स्पेसिफिकेशन बताऊं जो कि बोरिंग हो जाएगा। सो लेट्स टॉक कि इसमें ऐसी क्या चीज है जो कि बाकी जेट फाइटर्स में नहीं है, एंड ट्रूली ये चीज इनको उनसे अलग क्यों करता है। जो सबसे पहली चीज आकर्षित करती है इस प्लेन को लेके कि इसके अंदर जो वर्टिकल टेल है वो मौजूद नहीं है, ये पीछे से फ्लैट है। सुनने में तो ये स्टेटमेंट काफी सिंपल लग सकती है सबको, बट एक्चुअली ये एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी है, सो मच सो दैट इवन चाइना भी इसको पार नहीं कर पाया है। जो ये वर्टिकल टेल्स होती है, इनका काम ये होता है कि जो एक जेट
फाइटर होता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे अगर कोई हवा का झोंका आता है या फिर इसको अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है। बट यहीं पे इसकी सबसे बड़ी कमी है, जब रेडार्स की वेव्स पड़ती है किसी भी जेट प्लेन के ऊपर तो उसमें से जो सबसे डेंजरस पार्ट होता है जेट फाइटर का तो वेल वो यही होता है वर्टिकल टेल। एंड यही पार्ट है पूरे प्लेन का जो सबसे ज्यादा रेडार वेव्स को वापस भेजता है। एंड इफ माई इंट्यूशन इज करेक्ट, पिछले 30 सालों से अमेरिका इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगा हुआ था एंड आई थिंक वो उसमें कामयाबी हो गया है। जिसका जीता जागता उदाहरण था वो वाली फुटेज जो कि उन यूट्यूबर्स ने कैप्चर की थी। तो सवाल ये निकल कर आता है कि जब अमेरिका ने इस वर्टिकल टेल्स को निकाल तो दिया है अपने प्लेन से तो फिर इसको स्टेबल कर कैसे रहा असल में, ऐसे क्या क्या टेक्नोलॉजी है जो ट्रूली काफी शॉकिंग एंड काफी ज्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग है। इसको जानने से पहले हमें एक चीज जाननी पड़ेगी जो कि आई थिंक दुनिया में 90 या 95% लोगों को नहीं पता होगा कि जब भी जेट फाइटर को स्क्रैच से बनाया जाता है तो वो जानबूझ के काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है उड़ने में या फिर मनूवर करने में। एंड इसके पीछे भी एक रीजन है। जेट फाइटर का काम होता है कि वो तेजी से डायरेक्शन चेंज कर सके चारों दिशाओं में, भले ही उसको डॉग फाइट जीतनी हो या फिर उसको मिसाइलों को पीछे छोड़ना हो। बट यहीं पे सबसे बड़ी कमी भी आती है कि ये इनहेरेंटली बहुत ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो इस प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए क्या करा था इंजीनियर्स ने कि हर जेट के अंदर एक एडवांस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम होता है। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, ये बेसिकली एक कंप्यूटर होता है एक जेट फाइटर का और इसका काम होता है रियल टाइम कैलकुलेशन करने का। इनकेस अगर एक हवा का झोंका आता है और जो जेट फाइटर है वो 1 या 2 डिग्री लेफ्ट या राइट टर्न ले लेता है तो सडनली ये कंप्यूटर किक इन करता है एंड इसके जितने भी सेंसर होते हैं जेट के उनसे जानकारी इकट्ठी करता है एंड वो ये देखता है कि इसकी वजह से प्लेन की डायरेक्शन हल्की सी चेंज हो गई है। सो बिना पायलट को तंग करे वो खुद ही एडजस्टमेंट करता है प्लेन के अंदर सो दैट वो उस डायरेक्शन में उड़ता रहे जहाँ पे पायलट चाहता है। और ये सब होता है 0.5 सेकंड से भी कम टाइम में, इतना फास्ट कि पायलट को पता तक भी नहीं लगता कि कब कंप्यूटर ने इंटरफेयर करा और कब उसकी जो जेट है उसको स्टेबल करा। तो अमेरिकन इंजीनियर्स ने दिमाग लगाया और इसी सोल्यूशन को उठा के इसको और एडवांस कर दिया। जब उन्होंने ये वर्टिकल टेल स्टेबलाइजर हटाए थे तो उन्होंने इस कंप्यूटर को कर दिया सुपर चार्ज। इसके अंदर मल्टीपल सिस्टम्स हैं, उनके बैकअप्स है एंड यहाँ तक कि उसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप को भी इंटीग्रेट करा गया है जिसके उसके खुद के बैकअप के भी बैकअप है और उनकी प्रोसेसिंग पावर अमेजिंग है। तो जितनी भी इंस्टेबिलिटी आएगी इन वर्टिकल टेल को हटाने से तो वो उसको कंपेंसेट करेगा ये वाला कंप्यूटर। और ये अकेला नहीं होने वाला, इस जेट के आगे जो ये 2 फिन्स निकल रहे हैं इनको कहते हैं कैनार्ड्स और अमेरिका ने इसको जानबूझ के डायमंड शेप में बनाया है सो दैट इसकी जो स्टेल्थ है वो मेंटेन रहे। एंड प्लस जो चीज इसको और कॉम्प्लीमेंट करती है कि जो इसका इंजन होने वाला है उसके अंदर 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग होगा जो कि अमेरिका इस टाइम पे F-35 में इस्तेमाल कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू माई इंट्यूशन ये वाला इंजन काफी ज्यादा एडवांस होगा इवन F-35 से भी। अगर हम बात करें कि इसको कब तक डिप्लॉयमेंट हो जाएगी इसकी लड़ाई में अमेरिका के द्वारा, दैट मींस कब तक ऑपरेशनल होगा, तो अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सोर्सेज अमेरिका ने ये बात बोली थी कि इसको 2028 तक इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट होगी। बट एज वी कैन सी फ्रॉम द टाइमलाइन इसकी जो वीडियो लीक हुई थी वो ये जून 2026 में, दैट मीन्स अमेरिका 2 साल आगे चल रहा है अपने प्रोग्राम से। एंड अगर उनके सोर्सेज की माने तो उसको 2030 तक यूएस एयरफोर्स इंडक्ट कर लेगी और ये दुनिया भर में ऑपरेशन स्टार्ट कर देगा। दैट मीन्स आप ये सोच लीजिए कि 2028 तक ये ऑपरेशनल हो सकता है। बट एक चीज जो आपके दिमाग में भी आ रही होगी इस चीज को लेके कि अमेरिका जब इसको बनाने में कामयाब हो जाएगा तो एक्चुअली इसको लड़ाई में इस्तेमाल कैसे करेगा, कौन कौन सी जो स्ट्रेटेजीज है वो आजमाई जाएगी इस नए प्लेन के साथ। अगर इफ आई हैव टू बी ऑनेस्ट तो इसको एक ट्रेडिशनल डॉग फाइट के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। इसका काम ये नहीं है कि दूसरे जेट फाइटर के साथ जाके बढ़े और लड़ाई करे। असल में ये F-47 एक डिजिटल क्वार्टर बैक है। दैट सिंपली मीन्स कि ये जेट फाइटर अकेला नहीं उड़ेगा, इसके साथ लगभग 3 से 8 ऑटोनोमस AI ड्रोन उड़ेंगे जिनको CCA या फिर उनका निकनेम लॉयल विंगमैन बोला जाता है। और ये कोई हेलीकॉप्टर वाले ड्रोन्स नहीं होने वाले, इन ड्रोन्स के अंदर भी खुद का एक छोटा जेट इंजन होगा और वो भी स्टेल्थ होंगे। पर जब लड़ाई चल रही होगी आने वाले फ्यूचर में तो इसको इस तरीके से इस्तेमाल करा जाएगा कि जो पायलट होगा इस F-47 के अंदर वो रहेगा पीछे और वो आगे भेजेगा इन्हीं ड्रोन्स को, लॉयल विंगमैन्स को, जिसमें से एक ड्रोन का काम होगा दुश्मन के जितने भी रेडार्स और जो एयर डिफेंस की बैटरीज है उसको ढूंढ निकालना। दूसरे का काम होगा कि जितनी भी मिसाइलें हैं एक डिकॉय की तरह उसको अपने ऊपर ले लेना ताकि वो अपने पेरेंट जेट फाइटर को बचा सके। तीसरे का काम होगा इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का एंड सो ऑन। और इन सबको कंट्रोल करा जाएगा उसी पायलट के द्वारा जो इस प्लेन के अंदर बैठा होगा अपनी कॉकपिट में, और जो फाइनल फायरिंग कमांड होगा वो उसको देता रहेगा इंस्टेड की हर ड्रोन का पायलट कई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो। सो अब आते हैं इस वीडियो के सबसे क्रूशियल सेक्शन के ऊपर। ये अमेरिका और जो ये चाइना की रेस चल रही है एक 6th जनरेशन जेट फाइटर को बनाने में, हम एज अ नेशन कहाँ पे स्टैंड करते हैं। इफ आई हैव टू बी ट्रूथफुल एंड बी ब्लंट एट अ सेम टाइम, हमारा एक्चुअली इस टाइम पे कोई ऐसा प्रोग्राम चल नहीं रहा डेडिकेटेड। एक्चुअली हमारा जो पुराना प्रोग्राम था एम का, जिसके तहत हम एक 5th जन जेट को बनाने वाले थे, हमने अभी तक उसको भी कंप्लीट ही नहीं करा है। और अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन जिस जहाँ तक मैं पढ़ पाया उसके बारे में कि इसको साल 2028 या 2029 के आसपास इसकी पहली फ्लाइट
होने वाली है और सारी टेस्टिंग के बाद इसको 2030 या 2031 में इंडक्ट करा जाएगा भारत की एयरफोर्स में। दैट मीन्स कि हम बाकियों के हिसाब से पीछे चल रहे हैं। बट यहीं पे एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है और उसका नाम है चाइना। एक तरफ उन्होंने क्या करा, आज के टाइम पे उनके पास लगभग 300 से ज्यादा 5th जेन जेट फाइटर है J-20 एंड मोस्ट ऑफ देम आर डिप्लॉयड हमारे इंडियन बॉर्डर्स के आसपास, स्पेशली LAC के रीजन के आसपास। एंड एट द सेम टाइम वो क्या कर रहे हैं कि उनका जो 6th जेन प्रोग्राम है उनका J-36, उनकी डेवलपमेंट काफी तेज रफ्तार से चल रही है और उसके पीछे उनका इंडस्ट्रियल बेस, उनकी पॉलिटिकल विल साथ खड़ी है। सो इट इज नो सरप्राइज कि वो 1 या 2 साल के अंदर इसको बना के तैयार भी कर दे। तो बजाय कि हम रोना रोते, दुखड़ा रोते या फिर बाकी देशों के पास जाते एज सुन एज पॉसिबल इसको काउंटर करने के लिए नए हथियार खरीदते, तो जो हमारी खुद की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है हाल, वो एक बड़ी यूनिक अप्रोच के साथ आई है। उनका कैट्स प्रोग्राम, कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम। सो बेसिकली ये वही लॉयल विंगमैन है जो साथ उड़ेंगे इस F-47 के साथ। ऑफ कोर्स इसका जो इंजन, जिसकी डेवलपमेंट होगी वो इंडिया के अंदर ही होगी हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग, और इसके ऊपर काफी फास्ट ट्रैक मोड पे काम चल रहा है। एंड जो चीज ट्रोली इसको यूनिक बनाती है कि इन कैट्स वॉरियर को इंटीग्रेट करा जाएगा हमारे पुराने 4th और 4.5 जनरेशन जेट फाइटर्स के साथ, जैसे कि LCA तेजस, Su-30 MKI, इवन रफाल के साथ। सो बेसिकली अप्रोच ये है कि जो एक्सपीरियंस, जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस होता है, जो स्ट्रेटेजी चाहिए होती है 6th जनरेशन जेट फाइटर को ऑपरेट करने की, चलाने की, हम उसको ऑलरेडी 2 जनरेशन पहले हासिल कर रहे हैं इन्हीं जेट्स के साथ। और फ्यूचर में जब हमारा एमका या फिर आने वाले जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुल होंगे तो उस टाइम हाथ खाली नहीं होने वाले हमारे कि हमारे पास लैक ऑफ एक्सपीरियंस है कि इसको बैटलफील्ड में कैसे डिप्लॉय करना है, कैसी कैसी स्ट्रेटजीज को हम अंजाम दे सकते हैं। और ये लॉयल विंगमैन प्रोग्राम एक प्रेशर वॉल्व की तरह काम कर सकते हैं सो दैट भारत को थोड़ा सा टाइम मिल जाए कैचअप करने के लिए अमेरिका और चाइना के अगेंस्ट। बट स्टिल जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है एमका के साथ, उसको इग्नोर भी नहीं करा जा सकता। और अगर आपको ट्रूली जानना है कि हमारा देश, इंडिया एज अ नेशन, जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मार्स है वहाँ पे पहुंच गया था, बट हमसे ये एक 5th जेन जेट फाइटर नहीं बन पा रहा, सो डू चेक दिस वीडियो आउट। अब तक की हमारी अचीवमेंट्स, हमारी जो ड्रॉबैक्स है, उसको काफी डिटेल में कवर करा मैंने इस वीडियो में। जय हिंद।